morning dear student, welcome to online chemistry classes. I hope आपको सारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। लास्ट क्लास में अपन थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन की बात की थी, सम इम्पोर्टेंट टर्म की बात की थी, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री उनकी बात की थी। फिर मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था और मैंने प्रोसेस बताया था कि प्रोसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं। मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस बताया था, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस की बात की थी और इसके अलावा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की थी। आज अपन बात करेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है तो आप हेडिंग लगाओगे एंथैल्पी। तो एंथैल्पी की बात कर रहा हूं। एंथैल्पी को अपन H से रिप्रेजेंट करते हैं। अपन कहते हैं कि एंथैल्पी सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी। एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी। इट इज डिनोटेड बाय H। मतलब एंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं और इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी E एंड पीवी। तो आप लिखोगे X is equal to E plus PV। अगर जो ये इक्वेशन है S is equal to E plus PV, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, पार्शियली डिफरेंशिएशन करूं, तो इसको आप लिख सकते हो dx is equal to d। और क्या लिख सकते हो इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार p को कांस्टेंट किया तो dv, एक बार v को कांस्टेंट किया तो क्या लिख दोगे dp। इस तरह से आप लिख सकते। अगर अब इसमें दो कंडीशन लेता हूं। एक कंडीशन में लेता हूं 8 कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करो, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आप जानते हो dV is equal to 0। अगर dV is equal to 0 है तो अगर dV is equal to 0 तो आपको ये दिख रहा होगा तो P dV is equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो dH is equal to D प्लस क्या हो जाएगा VdQ हो जाएगा। 8 कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करो, dV is equal to 0 और dV is equal to 0 तो PdV is equal to 0, dH is equal to क्या हो जाएगा DE प्लस VdP हो जाएगा। तो ये तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं 8 कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं, 8 कांस्टेंट प्रेशर की बात करो, कांस्टेंट प्रेशर का मीनिंग ये हो गया कि dP इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। कांस्टेंट प्रोसेस का मतलब आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए dP इज इक्वल टू क्या होता है 0। अगर dP इज इक्वल टू 0 तो बताइए VdP इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। तो आप क्या लिख दोगे dH इज इक्वल टू D प्लस PdV। और मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था और मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ इज इक्वल टू D प्लस PdV होता है। क्या होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ इज इक्वल टू D प्लस PdV होता है। उधर इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो dH इज इक्वल टू dQ। dH इज इक्वल टू dQ। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो किसकी बात करें कांस्टेंट प्रेशर, तो dH कांस्टेंट प्रेशर पर dQ के इक्वल होता। मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी आप हीट सप्लाई करोगे उससे एंथैल्पी में क्या होगा चेंज होगा। तो अपन कहेंगे 8 कांस्टेंट प्रेशर heat supplied to system is responsible for change in enthalpy। कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर जो सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो वो एंथैल्पी में चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती। आई बात समझ में? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको नोट कर लीजिए। सिंपल मेन ये पता होना चाहिए
dH इज एक कांस्टेंट P इज इक्वल टू dQ के इक्वल होता है। बात में वापस देख लीजिए कि H इज इक्वल टू E प्लस PV, इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो dH इज इक्वल टू क्या हो गया, dH इज इक्वल टू D प्लस PdV, मतलब इसका कांस्टेंट बन गया ना, एक बार एक मतलब मल्टीप्लाई में, एक बार T कांस्टेंट dV, एक बार V कांस्टेंट dP, अब एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहा हूं और एक कांस्टेंट प्रेशर ले रहा हूं। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लूंगा मतलब dV, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया आइसोकोरिक प्रोसेस, तो dV इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर dV 0 तो क्या आ जाएगा, PdV 0, तो आप लिख दोगे ये आ जाएगा आपके सामने, ये इक्वेशन आ गई। अगर कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस की बात की जाए dP 0, अगर dP 0 तो VdP क्या हो जाएगा, VdP 0, और VdP 0 तो क्या हो जाएगा बताओ, तो आप लिख दोगे DH इज इक्वल टू, इसको क्या कर दोगे 0 कर दो, इसको क्या कर दोगे ये 0 हो जाएगा VdP, तो क्या हो जाएगा DH इज इक्वल टू DE प्लस PdV हो जाएगा, तो आप लिख दो DQ इज इक्वल टू D प्लस PdV, और इसको अपन कहते हैं, ये आपको क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको DQ लिख दोगे, मतलब क्या हो गया कि एट कांस्टेंट प्रेशर heat supplied to system is responsible for the change in enthalpy। आई बात समझ में, चलो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखो अब क्या है, ये आपको समझ में आ गया। अब और मैं आपको एक इक्वेशन और बता रहा हूं जो आपको बहुत ही काम आएगी न्यूमेरिकल इक्वेशन करने में। जैसे मैंने अभी आपको बताया एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी, ये मैंने आपको बताया। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं डेल्टा लगाऊं, यहां पर डेल्टा लगाया, डेल एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल ई डेल पीवी, ये आप लिख दोगे। अगर ये आपने लिखा, अब पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी। तो आप इस पीवी को किससे रिप्लेस कर, आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आप रिप्लेस करो तो डेल एच इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल ई प्लस क्या लिख दो डेल एन आर टी हो गया। अब आप देखते हो कि आपको एक आर दिख रहा है, एक टी दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है। आप देख रहे हो आर और टी कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और टी रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन, मतलब दोनों कांस्टेंट है। तो डेल कहां लगेगा, एन के पास लगेगा। तो आपको क्या है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, क्या जाएगा डेल ई प्लस क्या जाएगा डेल एन, और इसको अपन जी गैस फॉर्म में लेते हैं, कौन सा फॉर्म लेते हैं, तो आपका फॉर्मूला देगा डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी हो जाएगा। एन जी की बात करो तो एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous product minus number of moles of gaseous reactant, ये होता है। अब जैसे मैंने कहा आपको मैं सिंपल रिएक्शन, ये तो पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि फर्स्ट एग्जांपल की मैं बात करता हूँ। जैसे आपके सामने एग्जांपल है H2 plus I2 gives 2HL। अगर इस एग्जांपल की बात करूं तो इस एग्जांपल के लिए मुझे डेल H निकालना है या डेल H और डेल E में रिलेशन बताना है। अगर रिलेशन बताना है मुझे, क्या बताना है रिलेशन, तो मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, Ng कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब Ng कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैंने अभी बताया था Ng क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। बताओ प्रोडक्ट के कितने मोल है, 2 मोल है। बताइए रिएक्टेंट के कितने मोल है, बताओ रिएक्टेंट के भी 2 मोल है, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया 0। ये प्रोडक्ट के 2 मोल्स है आपको दिख रहा है, और रिएक्टेंट के कितने 2 मोल्स है।
तो क्या आ जाएगा डेल एच इज इक्वल टू 0, याद रखो क्या है डेल एच इज इक्वल टू क्या जाएगा बताओ डेल ई प्लस क्या जाएगा बताओ ये 0 आर टी, ये 0 हो जाएगा तो डेल एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल ई। मतलब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों का मोल सेम है, डेल एच 0 है, डेल एच 0 है, तो डेल एच इक्वल टू क्या आता है डेल ई आता है। आई बात समझ। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, इसकी बात करूं, सेकंड एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने कह दिया कि PCl5 gives PCl3 plus Cl2, तो क्या हो जाएगा बताओ डेल एनसी प्रोडक्ट के मोल कितने 2 और रिएक्टेंट का मोल कितना 1, मतलब क्या 1 आ जाएगा। भाई प्रोडक्ट के मोल कितने, प्रोडक्ट के 2 मोल है और रिएक्टेंट का कितना मोल है 1 मोल से, डेल एनसी क्या हो गया 1। अब डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एनसी आरटी होता है ना, मतलब एनसी की वैल्यू कितनी 1 और एनसी की वैल्यू 1, तो क्या जाएगा डेल एच इज इक्वल टू डेल ई आरटी, ये आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि डेल ई जो आपको दिख रही है ना डेल ई में अगर आरटी ऐड करता हूं तो ये आता है, तो आप खुद बता दो ऐड करोगे, जैसे इसकी 10 है और इसकी कितनी है इसकी 10, इसकी कितनी है 10 और इसकी वैल्यू कितनी बताओ आरटी कुछ वैल्यू होगी जैसे 2 है, ऐड करूंगा तो ये आएगा, ऐड करूंगा तो ये आएगा, तो इसका तो ग्रेटर कौन हो गया डेल एच, तो आप कह सकते हो डेल एच इज ग्रेटर देन डेल ई। डेल एच इज ग्रेटर देन क्या होता है डेल ई होता है। थर्ड एग्जांपल की बात करता हूं, थर्ड एग्जांपल है आपके सामने, एग्जांपल मैंने थर्ड लिया, जैसे मैंने लिया N2 plus 3H2 gives 2NH3 लिया मैंने, ये मैंने लिया, तो इसके लिए डेल एनजी क्या हो जाएगा बताओ, प्रोडक्ट के मोल कितने 2 और रिएक्टेंट के मोल कितने 4, तो 2 minus 4 आंसर क्या आ गया -2। बताओ इक्वेशन क्या थी आपके सामने, ये रही आपकी इक्वेशन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ई प्लस क्या लिख दोगे डेल एनजीआरटी, ये इक्वेशन थी, तो बताओ इसकी जगह क्या लिखोगे 2 माइनस का, तो डेल एच इज इक्वल टू डेल एच माइनस 2RT, मतलब डेल ई में से माइनस करोगे तो ये आएगा डेल ई, जैसे कब सपोज 10 है 10 में से कुछ माइनस करोगे ये आएगा, मतलब ग्रेटर देन क्या हो गया डेल इज ग्रेटर देन डेल एच, या आप क्या कह सकते हो डेल एच इज लेस देन डेल ई भी कह सकते हो, दोनों में से कुछ बोल सकते हो। तो इस तरह से आपके पास 3 कंक्लूजन आए, कितने कंक्लूजन आए 3, कौन कौन से कंक्लूजन आए कि अगर डेल एनजी की वैल्यू 0 होती है तो एक और आता है, डेल एनजी की वैल्यू पॉजिटिव में प्लस है ना +1 पॉजिटिव आती है तो डेल एच इज ग्रेटर देन डेल ई। और तीसरा कंक्लूजन, तीसरा निष्कर्ष आता है कि अगर डेल एनजी की वैल्यू नेगेटिव होती, क्या होती है नेगेटिव थी ना -2, नेगेटिव होती है लेस देन डेल एच इज लेस देन डेल ई। आई बात समझ। तो 3 कंक्लूजन आए, वो मैं यहां लिख देता हूं कि डेल एनजी अगर 0 हो तो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, पॉजिटिव हो तो डेल एच इज ग्रेटर देन क्या होता है पॉजिटिव के लिए, देखो ये रहा पॉजिटिव डेल एच इज ग्रेटर देन डेल ई, और तीसरा कंक्लूजन नेगेटिव हो तो डेल एच इज लेस देन डेल। इस तरह से 3 कंक्लूजन आए, तो आपको ये एंथैल्पी समझ में आ गई होगी। तो पहले जो मैंने इक्वेशन बताई वो समझ में आनी चाहिए, और इसके अलावा ये आपको पता होनी चाहिए ये, और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सिर्फ डेल एनजी कैलकुलेट करना आना चाहिए। आई बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी की बात करते हैं।
ये तो आपकी थी एंथैल्पी, और एंथैल्पी पर किस टाइप से आपको पूछ सकता है इक्वेशन मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूं हीट कैपेसिटी। तो आप हेडिंग लगाएंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट करता है। हीट कैपेसिटी क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 degree temperature of the system, the amount of heat required to rise 1 degree temperature of the system। मतलब आपको कोई सिस्टम है और उस सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है। कितना राइज करना है? आपका कोई सिस्टम है और उस सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है। कितना राइज करना है? अगर 1 डिग्री राइज करना है तो इसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी होती है हीट कैपेसिटी। इट इज रिप्रेजेंट बाय C। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप लिखोगे द अमाउंट ऑफ हीट required to, the amount of it required to rise, amount of it required to rise 1 degree temperature of system is called heat capacity। It is denoted by C, और C इज इक्वल होता है dq अपॉन dt। और अगर यूनिट की बात करो तो इसका जूल, इसका केल्विन, जूल केल्विन इनवर्स। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय C। आई बात समझ में? ये आपका हो गई हीट कैपेसिटी। ये क्या हो गया? अब हीट कैपेसिटी में ये तो थी हीट कैपेसिटी। अब मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करता हूं, मतलब CS। अगर मैं CS की बात करूं तो अपन कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। कितना ग्राम? 1 ग्राम सब्सटेंस। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। अगर आपका सब्सटेंस 1 ग्राम हो, सब्सटेंस कितना हो? 1 ग्राम हो, और उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज करना है। उसका टेम्परेचर कितना राइज करना है? 1 डिग्री राइज करना है। तो उसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अपन क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस इज नॉन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इट इज डिनोटेड बाय CS। किससे डिनोट करते हैं? CS। और इसके लिए होता हो फॉर्मूला का C/W। आप जितना भी वेट आपने अमाउंट लिया है सब्सटेंस का उसको W से डिवाइड कर दो तो 1 ग्राम के लिए आ जाएगा। तो ये आपकी होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम सब्सटेंस लेंगे, कितना लेंगे? अब एक और होती है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी की बात करो, मोलर हीट कैपेसिटी CM की बात करो, इसकी बात करो। The amount of heat required to rise 1 degree temperature of 1 mole substance। कितना? 1 molar substance। जब मैंने 1 ग्राम लिया था और उसके टेम्परेचर 1 डिग्री राइज की तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड थी वो आपकी थी स्पेसिफिक। वो क्या थी? स्पेसिफिक। अगर मैंने 1 मोल सब्सटेंस लिया, कितना लिया? 1 मोल सब्सटेंस लिया और इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज करता हूँ। कितना राइज करता हूँ? 1 डिग्री राइज करता हूँ। तो इसके लिए जो मुझे हीट की रिक्वायरमेंट है वो आपका हो जाएगा CM। तो अपन क्या लेंगे? द
the amount of heat required to rise 1 degree of 1 mole substance, 1 mole substance वो हो जाएगा Cm। और Cm की बात करो तो Cm इज इक्वल टू C/Gmm। Gmm का मतलब है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, या कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं हीट कैपेसिटी को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा तो वो आपकी मोल इनवर्स में आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी हो जाएगी Cm मोलर हीट कैपेसिटी होगी। मोलर हीट कैपेसिटी तो 1 मोल सब्सटेंस के लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए होती है। आई बात समझ में? ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से छोटी छोटी चीज और है, Cv और Cp। एक छोटी छोटी चीज की बात करता हूं, जैसे मैंने कहा Cv, Cv क्या होता है? Cv इक्वल होता है dq/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, इसको कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो जो हीट कैपेसिटी होगी, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको बोलते हैं Cv। उसको क्या बोलते हैं? Cv। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बताइए वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मैंने कहा था dq इज इक्वल टू d। और आइसोकोरिक, अब याद कीजिए प्रोसेस में मैंने प्रोसेस बताया था आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक में मैंने था dq इज इक्वल d के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो dq किसके इक्वल होगा? d के इक्वल होगा। तो ये आपका हो जाएगा 8 कांस्टेंट वॉल्यूम। dq किसके इक्वल होगा? 8 कांस्टेंट वॉल्यूम dq किसके इक्वल होगा? d के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं इसको और भी लिख सकता हूं, अगर ऐसे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आप लिख सकते हो del E इज इक्वल टू Cv dt। ये भी बहुत ही काम का फॉर्मूला है, बहुत ही काम आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। मैं कह रहा हूं Cv मतलब हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या है dq/dt तो फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दोगे, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम करोगे, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम में आइसोकोरिक प्रोसेस होता है dq d के इक्वल होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, तो आपका d इक्वल क्या जाएगा? Cv dt। और इसी तरह से अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करता हूं, इसी बात करता हूं, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो आप जानते हो 8 कांस्टेंट प्रेशर Cp, तो क्या लिख दो बताओ? dq/dt। द कांस्टेंट क्या है? प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर होता है, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है? अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो वो आपका प्रोसेस होगा आइसोबारिक। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एंथैल्पी में बताया था कि del H इज इक्वल टू dq 8 कांस्टेंट P, कि जब कांस्टेंट प्रेशर, याद कीजिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो dH dq के इक्वल होती है। बताइए dq किसके इक्वल होगी? dH के इक्वल होगी। dH/dt हो जाएगा 8 कांस्टेंट P, या इसके लिए आप क्या लिख सकते होते हैं? ये del H, इसको del भी लिख सकते हैं, del H इज इक्वल टू Cp dt। तो आपके सामने दो फॉर्मूला और आ गए। वैसे मैंने Cv का फॉर्मूला बताया, Cp का फॉर्मूला बताया, और मैंने del इज इक्वल टू Cv dt और del H इज इक्वल टू Cp dt की मैंने बात की है। इस तरह से आपको समझ में हीट कैपेसिटी समझ में आ गया होगा। हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cv और Cp आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपने पढ़ा होगा रिलेशनशिप बिटवीन Cv और Cp। अब Cv और Cp में अगर रिलेशन निकालते हैं, एक रिलेशन आता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू Nr। कैसे आता है उसकी